बहनों, श्वसन पाठ के अंतर्गत आंतरिक श्वसन, इसके पहले हम आपको बाह्य श्वसन के बारे में बता चुके हैं। आंतरिक श्वसन, तो आंतरिक श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज का पूर्ण दहन होना चाहिए, दहन होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को मिलाकर होता है। इस आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन को हम दो भाग में बांट सकते हैं। वैसे यह क्रिया जो है कई पदों में पूर्ण होती है, अर्थात कई चरणों में पूर्ण होती है। तो एक प्रथम पद है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा पद है ये क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र। प्रथम पद ग्लाइकोलाइसिस, यह कोशिका द्रव्य में अर्थात साइटोप्लाज्म में पूर्ण होती है। यहाँ पर ग्लूकोज का परिवर्तन जो है चेंजिंग पायरुविक अम्ल में होता है और इस ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया में एटीपी के 2 अणु प्रयोग में लाए जाते हैं, जबकि 10 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार देखा जाए ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु के प्रयोग लेने में, पायरुविक अम्ल के बनने में 10 एटीपी अणु का नेट गेन होता है, अर्थात शुद्ध प्राप्ति होती है। अब इसके बाद जो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल बदलता है, अब वो पायरुविक अम्ल क्रेब्स साइकिल में जाए या ना जाए, यह वहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आता है। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो यह कोशिका द्रव्य में ही इसका थर्मोल परिवर्तन हो जाता है और केवल 2 एटीपी प्राप्त होता है। यदि ऑक्सीजन मिलती है तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करती है और पायरुविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके विभिन्न चरणों से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इस अभिक्रिया में एसिटिल को एंजाइम से, अर्थात पायरुविक एसिड जब एसिटिल को एंजाइम ए में परिवर्तित होती है तो एटीपी के 6 अणु का निर्माण होता है और क्रेब्स चक्र में 24 एटीपी अणु का निर्माण होता है। इस प्रकार देखा जाए टोटल संपूर्ण प्राप्त एटीपी के अणुओं की संख्या 10, 6 और 24, अर्थात 10 + 6 + 24 = 30 हो गया। लेकिन यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी यूज में आते हैं, इसलिए 40 2 माइनस कर देते हैं तो 28 ही आता है। 40 में से 2 माइनस करते हैं तो 28 आता है। 38 एटीपी की ही नेट गेन होती है, अर्थात ग्लूकोज के एक अणु के जारण में 38 एटीपी अणुओं का शुद्ध प्राप्त होता है। लेकिन यदि ऊर्जा नहीं मिलती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो केवल 2 एटीपी अर्थात अवायवीय श्वसन, जिसे अनाक्सीय श्वसन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है, केवल 2 ही एटीपी के अणुओं का लाभ होता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं जब हमको पूर्ण ऑक्सीजन मिलती रहती है तो ऐसे हमको जो है काम करते रहते हैं, थकावट नहीं लगती है। लेकिन जब हम तेजी से काम करते हैं हमको थकावट लगती है। उसका कारण यह है कि जितनी ऊर्जा चाहिए, अर्थात ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है और ऑक्सीजन ग्लूकोज की ऑक्सीजन अर्थात ग्लूकोज के जारण के लिए चाहिए, लेकिन ग्लूकोज के पूर्ण दहन के लिए पूर्ण रूप से ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण ग्लूकोज का पूर्ण दहन नहीं हो पाता और वहां पर ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड बनना शुरू कर देती है, जिससे कि हमारी मांसपेशियों में थकान आने लगती है। जब हम आराम कर लेते हैं तो पुनः लैक्टिक एसिड टूट जाती है ऑक्सीजन पा करके और ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारी थकान दूर हो जाती है। इस प्रकार आज के वीडियो में आंतरिक या कोशिकीय श्वसन उसके प्रकार में इतना ही। धन्यवाद भाई बहनों, श्वसन पाठ के अंतर्गत आंतरिक श्वसन, इसके पहले हम आपको बाह्य श्वसन के बारे में बता चुके हैं। आंतरिक श्वसन, तो आंतरिक श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज का पूर्ण दहन होना चाहिए, दहन होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को मिलाकर होता है। इस आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। वैसे यह क्रिया जो है कई पदों में पूर्ण होती है, अर्थात कई चरणों में पूर्ण होती है। तो एक प्रथम पद है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा पद है ये क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र। प्रथम पद
ग्लाइकोलाइसिस यह कोशिका द्रव्य में अर्थात साइटोप्लाज्म में पूर्ण होती है। यहाँ पर ग्लूकोज का परिवर्तन जो है चेंजिंग पायरुविक अम्ल में होता है और इस ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया में एटीपी के 2 अणु प्रयोग में लाए जाते हैं जबकि 10 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार देखा जाए ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु के प्रयोग लेने में पायरुविक अम्ल के बनने में 10 एटीपी अणु का नेट गेन होता है अर्थात शुद्ध प्राप्ति होती है। अब इसके बाद जो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल बदलता है, अब वो पायरुविक अम्ल क्रेब्स साइकिल में जाए या ना जाए, यह वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति में आता है। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो यह कोशिका तत्व में ही इसका कोई परिवर्तन हो जाता है और केवल 2 एटीपी प्राप्त होता है। यदि ऑक्सीजन मिलती है तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करती है और पायरुविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके विभिन्न चरणों से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इस अभिक्रिया में एसिड को एंजाइम से अर्थात पायरुविक एसिड जब इसको एंजाइम ए में परिवर्तित होती है तो एटीपी के 6 अणुओं का निर्माण होता है और क्रेब्स चक्र में 24 एटीपी अणु का निर्माण होता है। इस प्रकार देखा जाए टोटल संपूर्ण प्राप्त एटीपी के अणुओं की संख्या 10, 6 और 24 अर्थात 10 + 6 + 24 = 30 हो गया। लेकिन यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी यूज में आते हैं, इसलिए 40 2 माइनस कर देते हैं तो 28 ही आता है। 40 में से 2 माइनस करते हैं तो 28 आता है। 38 एटीपी की ही नेट गेन होती है अर्थात ग्लूकोज के एक अणु के जारण में 38 एटीपी अणुओं का शुद्ध प्राप्त होता है। लेकिन यदि ऊर्जा नहीं मिलती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो केवल 2 एटीपी अर्थात अवायवीय श्वसन जिसे अनाक्सीय श्वसन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है, केवल 2 ही एटीपी के अणुओं का लाभ होता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं जब हमको पूर्ण ऑक्सीजन मिलती रहती है तो ऐसे हमको जो है काम करते रहते हैं, थकावट नहीं लगती है। लेकिन जब हम तेजी से काम करते हैं हमको थकावट लगती है। उसका कारण यह है कि जितनी ऊर्जा चाहिए अर्थात ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है और ऑक्सीजन ग्लूकोज की ऑक्सीजन अर्थात ग्लूकोज के जारण के लिए चाहिए, लेकिन ग्लूकोज के पूर्ण दहन के लिए पूर्ण रूप से ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण ग्लूकोज का पूर्ण दहन नहीं हो पाता और वहां पर ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड देना शुरू कर देती है, जिससे कि हमारी मांसपेशियों में थकान लगती है। जब हम आराम कर लेते हैं तो पुनः लैक्टिक एसिड टूट जाती है ऑक्सीजन को आकर के और ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारी थकान दूर हो जाती है। इस प्रकार आज के वीडियो में आंतरिक या कोशिकीय श्वसन के प्रकार में इतना ही।